नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। आज सीधे सवाल से शुरुआत करेंगे कि क्या बिहार में कानून का राज है या बालू माफियाओं का आतंक। पटना के बिहटा से जो तस्वीर सामने आई उसने शासन और प्रशासन के इकबाल पर गहरा सवालिया निशान लगा दिया। एक बेकाबू बालू लदे ट्रक ने न सिर्फ एक बेगुनाह बाइक सवार की जान ले ली बल्कि कानून व्यवस्था लागू करने की कोशिश करने वाले दानापुर डीएसपी अमरेंद्र कुमार झा की गाड़ी को टक्कर भी मार दी। गनीमत रही कि डीएसपी अमरेंद्र कुमार झा बाल बाल बच गए, लेकिन यह घटना दर्शाती है कि माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार में बालू माफिया पुलिस से भी ऊपर हो गए? सड़कों पर दौड़ते ये मौत के सौदागर आखिर किसके संरक्षण में फल फूल रहे हैं और कब तक बिहार की जनता इन माफियाओं के पहियों के नीचे दम तोड़ती रहेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी बिहार की सबसे बड़ी बहस। बालू माफिया बेखौफ, पुलिस का डर खत्म। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, ये कोई सामान्य रोड एक्सीडेंट नहीं है बल्कि सीधे सीधे पुलिस को दी गई बालू माफिया की चुनौती है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा की है। बिहटा के इलाके में बालू माफिया कितने बेखौफ हो चुके हैं वो जरा देखिए। बालू लदे इस ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया और जब दानापुर डीएसपी 2 अमरेंद्र कुमार झा ने ट्रक का पीछा किया तो ट्रक ने डीएसपी की गाड़ी को भी टक्कर मार दी। गनीमत रही कि डीएसपी की जान बच गई। पुलिस ने ट्रक को तो जब्त कर लिया है, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तो कार्रवाई की जाएगी, हम एक बार बात करते हैं डीएसपी साहब। बिहटा में बालू माफिया ने जिस ढंग से पुलिस को खुली चुनौती दी है उसकी आंच राजनीतिक हलके में भी सुनाई पड़ रही है। विपक्ष के नेता घटना के बहाने सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि जिसने भी ऐसी हिमाकत की है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बिहार में बालू का अवैध खनन कोई आज की बात नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से बार बार ये संदेश दिया जा रहा है कि बिहार में अब माफिया के लिए कोई जगह नहीं है, वो चाहे बालू माफिया हो या शराब माफिया। बावजूद इसके पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या बालू माफिया को पुलिस का खौफ नहीं? न्यूज 18 के लिए पटना के बिहटा से अमरजीत शर्मा और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब सवाल उठता है कि बालू में आखिर ऐसा क्या है कि ये बिहार में अपराध से लेकर दुस्साहस तक की वजह बन रहा है? तो जरा समझिए, बिहार में बालू अब केवल निर्माण सामग्री नहीं बल्कि पीला सोना बन चुका है। राज्य की अर्थव्यवस्था से लेकर अपराध की दुनिया तक बालू के इस खेल ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। साल 2024-25 में बिहार सरकार ने बालू खनन में 3,500 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा था, लेकिन वास्तविक कमाई इससे भी अधिक 3,569 करोड़ रुपए रही। मतलब यह कि भारी राजस्व और आर्थिक रीढ़ है बालू। कैसे, वो भी बताता हूं। बिहार के 38 में से 35 जिलों में बालू घाटों का जाल फैला हुआ है, जहां करीब 2 दर्जन बड़ी कंपनियां खनन कार्य में लगी हैं। पिछले एक दशक से सरकार ने बालू घाटों की नीलामी की व्यवस्था लागू की, जिससे सरकारी खजाने में भारी बढ़ोतरी हुई। साल 2022-23 में जहां 2,650 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, वहीं अब यह आंकड़ा 3,500 करोड़ को पार कर चुका है। बालू बिहार में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया भी है। बिहार की एक बड़ी आबादी बालू पर निर्भर है। राज्य के करीब 25 से 30% मजदूर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालू खनन, इसकी ढुलाई और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हैं। इस आंकड़े में बालू की आर्थिक महत्ता को भी आप समझ सकते हैं। इसीलिए बालू बढ़ते अपराध की वजह भी है। बालू की भारी मांग और ऊंचे दामों ने बालू माफियाओं को जन्म दिया। खनन और भूतत्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023-24 में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 4,435 एफआईआर दर्ज हुई। इस दौरान लगभग 2,500 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और 20,000 से अधिक गाड़ियां जब्त की गई। अवैध कारोबारियों से 300 करोड़ का जुर्माना भी वसूला गया। दुनिया भर में सालाना 50-60 बिलियन टन बालू और कंकड़ की खपत होती है। बिहार भी बुनियादी ढांचे के विकास के कारण इसकी मांग
चरम पर है। साल 2025 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 635 आधिकारिक बालू घाट चिन्हित थे, लेकिन मांग इतनी अधिक है कि वैध खनन के साथ साथ अवैध खनन की चुनौतियां भी सरकार के सामने बनी हुई। बालू से होने वाली अरबों की कमाई ने ही इसे पीले सोने से अपराध का साम्राज्य बना दिया है। अब सवाल है कि अगर बालू बिहार के लिए, इकोनॉमी के लिए और रोजगार के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, तो फिर अवैध साम्राज्य फल फूल रहा कैसे है? क्यों बालू माफियाओं को पुलिस का डर नहीं है? जब वर्दी पर हमला होता है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है? क्या पुलिस और कानून से भी ऊपर हो गए हैं बालू माफिया? और सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि कब रुकेगा अवैध खनन और खूनी खेल? बाइक सवार की मौत जो हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से अकबर अली और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से अजय यादव और कांग्रेस से शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कुंतल कृष्ण जी आपसे, ये जो एक शख्स की मौत हुई, डीएसपी के ऊपर गाड़ी चलाने की जो कोशिश हुई है, ये जो बालू माफियाओं में इतनी दुस्साहस करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, या पुलिस का संरक्षण इन्हें मिल रहा है जो आज पुलिस वालों पर ही भारी पड़ रहा है? संतोष भाई, मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था। मैं सिर्फ मैं उस रिपोर्ट को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन पहले मैं अपनी बहस शुरू करूं इससे पहले मैं एक करेक्शन कर देना चाहता हूं। 30% के करीब बिहार की जो वर्क फोर्स है, जो मजदूर हैं, वो आपकी बात सही थी कि कंस्ट्रक्शन के कारोबार में जुड़े हुए हैं, पर बालू के कारोबार में बहुत कम वर्क फोर्स जुड़ी हुई है। इसलिए कि अब हमने तो वर्क फोर्स की मैपिंग भी कर ली है। मेरी लाइन ये थी, मैं आपको 2 साल 2.5 साल पहले करेक्ट कर दूं। मेरी लाइन ये थी कि राज्य के करीब 20 से 30% मजदूर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालू खनन, इसकी ढुलाई और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही, सच्चाई है। मैक्सिमम मजदूर जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पर चूंकि बालू कंस्ट्रक्शन का एक अहम पार्ट होता है, तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। संतोष जी, जब से भाजपा और नीतीश कुमार जी की सरकार फिर से वापस आई, लालू प्रसाद यादव जी के राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में शामिल रहने के बाद, तब से जिन माफियाओं के ऊपर हमारी बहुत पैनी निगाह रही और जिनकी हमने सही में कमर तोड़ दी, उसमें से एक बालू माफिया है। अभी के हमारे जो डिप्टी सीएम है, उस समय भी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, विजय सिन्हा जी, आपको याद होगा, आपने तो शायद लाइव भी दिखाया था, रात को हेलीकॉप्टर से उनके नेतृत्व में छापा पड़ा और सिर्फ और सिर्फ डोरीगंज के इलाके में 3500 से ज्यादा ट्रक जब्त किए गए थे। बालू माफिया बिहार में लगभग पूरी तरीके से उसकी कमर टूट चुकी है। ये जो कुछ घटनाएं होती हैं, ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं। 2-3 दिन बाद हमारे यहां बजट सत्र शुरू होने वाला है। आज नेता विपक्ष कहते हैं कि अचानक से अपराध बढ़ गया है, और आज ही 2-3 ऐसे अपराध हो गए हैं जो कि माफियाओं से जुड़े हुए हैं, और ऐसे माफिया जिनको सीधा सीधा राष्ट्रीय जनता दल का प्रश्रय पैदा होता है। सीधा सीधा बालू माफिया मतलब राष्ट्रीय जनता दल के लोग। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बालू माफिया मतलब राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता। और अभी अगर ये लांटेनिया माफिया किसी गलतफहमी में है, तो मैं एक बात बता देता हूं, ये ड्राइवर और ये सारे जो भाग जा रहे हैं कि बेल हो जाएगा, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, मुर्दों की बेल नहीं होती है। अंतिम मौका है, या तो बिहार छोड़ दो या ये धंधा छोड़ दो, वरना दुनिया छोड़ने को मजबूर हो जाओगी। ये जो आज घटना हुई है, इस घटना पे संज्ञान लेते हुए, 1 मिनट संतोष जी, इस घटना पे संज्ञान लेते हुए भूतत्व और खान विभाग के डायरेक्टर मनीष मीना जिस वक्त हम और आप कर रहे हैं बहस, उस वक्त अभी बिहार सरकार का भूतत्व एवं खनन विभाग हाई लेवल की बैठक कर रहा है। इस तरह की घटनाओं में किस तरीके से, वैसे तो अब ये घटनाएं होती नहीं है, पर ये जो इक्की दुक्की घटनाएं हो रही हैं, उनसे भी किस तरीके से हम निपटेंगे, उसका मैंने एक संकेत दे दिया है। मुर्दों की बेल नहीं होती है संतोष जी, स्पष्ट मैं इशारा कर रहा हूं।
या तो बिहार, या तो ये माफियागिरी छोड़ दो, बालू का खनन माफियागिरी, या बिहार छोड़ दो, वरना दुनिया छोड़ते नजर आओगे। बहुत एसजे स्पष्ट जी, संकेत है। ये जो चेतावनी है, या तो माफियागिरी छोड़ दो या बिहार छोड़ दो और मुर्दों की जेल नहीं होती, ये लग रहा है कि धरातल पर काम कर भी रहा है। क्योंकि अगर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सुनो तो वो लगातार इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। अगर ये काम कर रहा होता तो ये दुस्साहस कैसा होता कि एक पुलिस वाले की गाड़ी, और वो भी डीएसपी बैठा हुआ है। डीएसपी साहब तो कहीं इलाके से निकल जाए तो खौफ में आ जाते हैं लोग। बीजेपी जेडीयू की कुंतल कृष्ण जी की सरकार है। 20-21 साल से ये सरकार स्टेट में है और 12 साल से केंद्र में, और किसका रोना रो रहा है? आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि बड़ी कमजोर स्थिति में आप सरकार है। जो बालू माफिया है, शराब माफिया है, भू माफिया है, माइनिंग विभाग आपका, माइनिंग ऑफिसर्स आपके, बिहार सरकार के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब आपके, और आप रोना रो रहे हैं आरजेडी के। 2005 के बाद तो आरजेडी सत्ता में भी नहीं आई। कितने कमजोर आप लोग सरकार है जो आप बालू माफियाओं को पनपने दे रहे हैं, और किसका रोना रो रहे हैं? माइनिंग ऑफिसर आपके, पुलिस आपके, गृह मंत्रालय आपका, डीटीओ आपका, आरटीओ आपका, सब आपका है। फिर ये माफियागिरी पनप क्यों रही है? असल बात मैं बताती हूँ। 2015 में जब तेजस्वी जी के साथ सरकार बनी थी, उस समय बालू का रेट क्या था संतोष जी? 10,000 रुपए ट्रक। आज के डेट में क्या रेट है? 60,000 रुपए प्रति ट्रक। इतना कीमत इसका बढ़ गया है। आप ही के राज में ना, आप ही है ना आज। एक बात और मैं बताती हूँ, ये जो शराब माफिया की बात कर रहे हैं, बॉर्डर आपका है, पुलिस आपकी है, तो तस्करी कर कौन रहा है? आप रोक क्यों नहीं रहे? इसलिए ना नहीं रोक रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट का 50% बालू माफियाओं से आप लेते हैं, प्रॉफिट शराब माफियाओं से 50% प्रॉफिट लेते हैं। भू माफिया, जहां किसी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो, आप पहुंच जाइए सरकारी आदमी के पास, विभागीय मंत्री के पास, 50 लाख रुपए कट्टा, पटना का जमीन हो, हाजीपुर का जमीन हो, दाखिल खारिज होता है। जब 21 साल से आप सत्ता में हैं, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? क्या माइनिंग विभाग के जो ऑफिसर्स है वो आपकी बात नहीं सुनते हैं? मंत्री लूट खसोट में लगे हैं, सारे ऑफिसर्स लूट खसोट में रखे हैं, बॉर्डर्स आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, सम्राट चौधरी कुछ कर नहीं पा रहे। इतने कमजोर जब आप हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्राइम बढ़ा हुआ है। अभी हॉस्टल की बच्ची का किस तरह से बुरी तरह से बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया। सब कुछ तो आपके रिजीम में हो रहा है। रोज कहीं ना कहीं हत्या, कहीं ना कहीं बलात्कार। आप रेशियो देखें तो एक दिन में 6-7 से कम बलात्कार नहीं हो रहा है। आप लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। 21 साल से आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ माफियाओं से पैसा लूट। कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से 1 मिनट में कहिएगा, बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। जल्दी से कुंतल जी। संतोष जी, एजिया जी, लालू प्रसाद यादव जी के पास पटना में 100 बीघे जमीन है, यानी 2000 कट्ठा। कितने दिए लालू प्रसाद यादव जी ने, जरा मुझे ये भी बता दें आप। लालू प्रसाद यादव जी की जमीन उनके नाम पे हुई या नहीं हुई म्यूटेशन? 2000 एकड़, 2000 कट्ठा जमीन। एजिया जी सुन तो ले। अरे एजिया जी सुनिए, एजिया जी, लालू प्रसाद यादव जी की पटना में जो 2000 कट्ठे जमीन है, उसका म्यूटेशन उनके नाम और उनके परिवार के नाम पे हुआ कि नहीं? 100 बीघे जमीन। दूसरी बात, एजिया जी आप एक महिला हैं, चंपा विश्वास और शिल्पी जैन भूली तो नहीं अभी आप? एजिया जी, चंपा विश्वास और शिल्पी जैन याद है ना? और 2015 में आप जो वापस आए तभी ये माफिया नजर आए। हमारी सरकार आने के बाद इस तरह की घटनाएं इक्की दुक्की होती है। संतोष जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने पूरी रिपोर्टिंग टीम को कहें, आज के दिन में एक ट्रक अगर अवैध निकल जाए तो, और आज भी वो जो ट्रक ड्राइवर भाग रहा था, वो हमारी प्रशासन की हनक से भाग रहा था, हमारे खौफ से भाग रहा था। उसको पता था कि उसने गलती कर दी है, और वो कहीं भी हो हम उसे दूर निकालेंगे। तरफ जा रहा हूं। शिशिर जी, जो ट्रक ड्राइवर भाग रहा था, बता रहे कुंतल कृष्ण जी, वो पुलिस के खौफ की वजह से भाग रहा था। लेकिन जब वो डीएसपी की गाड़ी को ठोक रहा था, उस समय वो खौफ नजर नहीं आ रहा था। एक्सेप्ट करना सीखें। आप एक कमजोर और नाकामयाब शिशिर जी, ऐसी सरकार है कि पूरे बिहार को माफियाओं के गोद में डाल दिया। थोड़ा जरा स्टूडियो की आवाज बढ़ाएं। अभी
अभी बीजेपी के प्रवक्ता बहुत लंबा लंबा छोड़ रहे थे, आपने भी देखा, मुर्दों की बेल नहीं होती। भाई एक रिकॉर्ड बताइए, किसी बालू माफिया का एनकाउंटर हुआ है अभी तक? सरकार ने किया है क्या? पुलिस ने किया है क्या? आप समझिए, नवंबर महीने में खनन विभाग के अधिकारियों और जवानों पर जो है बालू माफिया का हमला होता है 2025 में। अगस्त महीने में सोन नदी में AK-47 गरजती हैं। अभी डीएसपी साहब को रौंदने का प्रयास किया गया। दरअसल क्या है ना कि बालू माफिया और शराब माफिया इस राज्य में, मैंने पहले से ही कहा है संतोष जी, कि बिहार इस देश का क्राइम कैपिटल हो गया है और उसमें कंगन की तरह ये लोग हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। और इसके कारण जो है, इनके सरकार के इच्छा शक्ति के अभाव के कारण लगातार इस प्रकार से पदाधिकारियों पे हमला हो रहा है बालू माफियाओं के द्वारा, लगातार, आज नहीं, समझ लीजिए। और एजिया यादव जी बिल्कुल सही कह रही थी। अब बताइए ना कि यहां पे हत्या के मामले, आपको पता है 10 वर्षों का एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। वो मेरी एजेंसी नहीं है, वो भारत सरकार की एजेंसी है। बिहार के मामले में एनसीआरबी कहता है कि दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद, जहां सबसे ज्यादा हत्या होती है। एनसीआरबी का रिकॉर्ड कहता है संतोष जी कि 2014 से लेकर के 2024 तक 80% से ज्यादा क्राइम एस्केलेट किया है। यह रिकॉर्ड है एनसीआरबी का। और ये जो है मुर्दों की बेल नहीं होती, ये कुछ सिगुफा छोड़ रहे हैं। तो बड़ी हंसी आती है इन सब चीजों को सुन करके। और जब इन पर आन पड़ती है तो वो वाली कहावत, हमारे बाबा पान खाए हमारा मुंह लाल, वो वाली कहावत पे आ जाते हैं कि ऐसा हुआ करता था लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है वो इस मामले में बेहद गैर संवेदनशील है। और ठीक, अकबर जी से कमेंट ले लूं जरा के कारण। हाँ। और मैं तो ये कहता हूं कि सरकार मैंने संतोष जी 30 सेकंड चाहिए मुझे, 30 सेकंड चाहिए, गलत तथ्य दिए गए हैं आपके सामने। ठीक है, 30 सेकंड चाहिए 30 मुझे। सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद मैंने कुछ डेटा निकाला है। हाँ, 30 कुंतल जी, कुंतल जी। देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में बिहार राज्य को बदनाम करना बंद करे, गलत तथ्य नहीं दें। मैं अभी चैलेंज कर रहा हूं संतोष जी, आप अपने रिपोर्टिंग टीम से पूछें। अभी 3 महीने पहले कांग्रेस के साथी राजद के एक कार्यकर्ता, एक नेता की पुलिस ने मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई थी, चूंकि वो बालू माफिया था। यही सोन का दियारा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। पिछले साल में एक सेकंड सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा था। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ दे रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत तथ्य दे रहे हैं। बालू माफिया बिहार में अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। बालू माफिया नेस्तनाबूद हो चुका है, बालू माफिया की कमर टूट चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बजट सेशन आ रहा है। ठीक, अकबर जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। अकबर अली जी पे एक दो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अकबर अली जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए, बाकी सभी की आवाज आओ। विपक्ष अकबर अली जी है, राजद और कांग्रेस का प्रश्न है, इसीलिए कुछ एक दो घटनाएं हो रही हैं। हाँ, मैं बजट सेशन के कारण ये सब करवाया जा रहा है। अकबर अली जी, आज की बात है जब डीएसपी की कार को टक्कर मारी गई है। कल की बात है, 26 जनवरी 2026 की बात है। अवैध खनन रोकने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया था, जिसमें एक हवलदार घायल हो गया। बांका की एक खबर है। मनेर और बेहटा की तो आपको पता ही है, 400 किलोमीटर के क्षेत्र में अवैध फैला हुआ जो अवैध बालू भंडार था वो जब्त किया गया है पटना के इस इलाके में। तो ये खौफ बालू माफियाओं में है या पुलिस में खौफ है? क्योंकि पुलिस की टीम संतोष जी, मनेर और बेहटा के दियारा में कितने मुठभेड़ हुए हैं ये भी बताएं आप। मनेर और बेहटा के दियारा में पुलिस की मुठभेड़ में कितने ये माफिया मरे हैं, इनका भी आप नंबर दें। और कितने गिरफ्तार हुए हैं मुझे भी मालूम पिछले है। एक साल में 6 दिन में 45 से ज्यादा इनकाउंटर भी हुए हैं, बालू माफिया घूम रहे हैं और जेल में भी डेटा मिलूंगा अकबर जी से। शायद अकबर अली के पास वो डेटा होगा। अकबर अली जी, आप क्या बोले, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई आपकी। मैं 2 दिन में आज डीएसपी की गाड़ी पर हमला कर दिया गया, दबाने की कुचलने की कोशिश की गई भागने के क्रम में। और कल 26 तारीख को पुलिस टीम पर हमला हुआ बांका में, जहां पर एक हवलदार घायल हो गया,
एक तरफ कहा जा रहा है कि जो बालू माफिया है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं। देखिए, आप ये खनन विभाग जो है, आप देखेंगे पूर्व में तो मुश्किल से टेंडर से 100 या 200 करोड़ रुपए सरकार को इसमें आता था। आज के दिनों में ये 3500-3600 करोड़ रुपए टेंडर से गवर्नमेंट को आ रहा है। और गाड़ियों का जुर्माना जो है 20,000 करोड़ रुपए विभाग ने वसूला है अवैध खनन करने पर। और आप अवैध भंडारण की बात कर रहे थे, बांका का अभी आपने जो है तस्करा किया, तो इसी सरकार ने, माननीय मंत्री जो है आपके विजय सिन्हा जी ने जांच करवाया है और 183 करोड़ रुपया अवैध भंडारण पे वहां जो है जुर्माना लगा है। और छोटे जिलों में, किशनगंज जैसे जिलों में जहां पे 1 करोड़ रुपया रेवेन्यू आता था बालू के खनन का, वहां पर अभी 43 करोड़ रुपया सरकार रेवेन्यू जो है टेंडर के माध्यम से बालू का वहां पे ले रही है। तो ये चीजें दर्शाती है कि कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से खनन विभाग ने रेवेन्यू वसूलने का काम किया है। इसमें कोई बिचौलिया इस सरकार खनन विभाग को नहीं चला रहा है। इस सरकार में सीधे तौर पे खनन विभाग जो है वो बालू का रेवेन्यू वसूल रही है, जो जनहित के कार्यों के लिए सरकार लगाती है। और इस तरह अगर अवैध भंडारण पे कार्रवाई होगी और प्रशासन वहां जाएगा तो निश्चित तौर पे जो लोग अवैध के खनन में या अवैध भंडारण में इन्वॉल्व हैं उन लोगों का कुछ रिएक्शन जो है रहता है, लेकिन सख्ती से कार्रवाई जो है प्रशासन इस पे कर रही है। और आपने देखा होगा अभी माननीय मंत्री जो खनन विभाग के हैं और राजस्व विभाग के मंत्री वही हैं, अभी आप देखे होंगे कि व्हाट्सएप पे भी शिकायत करने पर म्यूटेशन कराने का व्यवस्था, उन्होंने शिकायत सुनने का व्यवस्था किया है। तो निश्चित तौर पे ये जो कार्रवाई सरकार कर रही है, कुछ लोगों में खलबली है, लेकिन बड़े पैमाने पर सरकार जो है रेवेन्यू जो है बालू का जो अवैध तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो है चंदा ले लेती थी या उनके लोग जो है पैसा जो है बिचौलिए लोग निकाल लिया करते थे, अब सीधे तौर पर विभाग इस बालू खनन का पैसा वसूल कर रही है। और इसी का कारण है कि लोगों में बेचैनी है। मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया है कि देखिए विभाग का रेवेन्यू क्या आ रहा है, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि खनन से सरकार कितना पैसा जो है विभाग वसूल रही है। ठीक, मैं अभिरंजन जी की तरफ जा रहा हूं। जाता था, आप अगर इसको एनालिसिस कीजिएगा तो साफ तौर पे ये जाहिर हो जाएगा। अभिरंजन जी की तरफ जा रहा हूं। अभिरंजन जी, ये जो भूतत्व खान और भूतत्व विभाग की जो रिपोर्ट है 2022-23 की, उसके मुताबिक 4,435 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें से 2,500 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, 20,000 से अधिक गाड़ियां जब्त की गई, अवैध कारोबारियों से 300 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। क्या ये जो कार्रवाई हुई, चूंकि मेरे पास तो 2022-23 का डेटा है, 24-25 का डेटा भी आया नहीं है, तो ये जो कार्रवाई हुई उसके बाद ये पुलिस पर ये जो अटैक किए जा रहे हैं, या चूंकि पुलिस पहले सहयोग करती रही होगी और अब एक्शन दिखाया जा रहा है सरकार की तरफ से, अब दोहरी स्थिति में आ गई पुलिस, ये पूरा माजरा समझ में क्या आ रहा है? देखिए संतोष जी, माजरा जो है, जो आप कह रहे हैं, जो आशंका आप जता रहे हैं वो भी है। और सबसे बड़ा माजरा तो देखिए नक्कार खाने में त्रुटि की आवाज है हम लोगों की। कौन सुनता है? बोलना काम है, बोल देते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इस तरह के जो अपराधी माफिया तत्व समाज में खुलेआम घूम रहे हैं और अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है राजनीतिक संगठन। अब आप मुझे एक बात बताइए संतोष जी, क्या ये सच नहीं है कि बिहार में की विधानसभा में लगभग आधे या आधे से भी अधिक जो विधायक हैं वो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, तरह तरह के। आप जरा जब तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा भू माफिया कौन है, बालू माफिया कौन है, शराब माफिया कौन है, शिक्षा माफिया कौन है, स्वास्थ्य माफिया कौन है। उसमें आप पाएंगे कि कहीं न कहीं तार जो है किसी न किसी नेता से आपके जाकर जुड़ते हुए हो। तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि यदि अपराध को, माफिया को खत्म करना है तो राजनीति के अपराधीकरण पर लगाम लगाओ, राजनीति के अपराधीकरण को खत्म करो। लेकिन इस पर कोई पार्टी ध्यान नहीं देती है। मैं जब ये बातें कहता हूं तो मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहता हूं। हमारे कुंतल भाई विद्वान प्रवक्ता है भाजपा के, वो आरजेडी पर लगा रहे हैं कि आरजेडी के लोग माफिया है। आरजेडी की प्रवक्ता कह रही है कि भाई सरकार में बैठे हुए लोग जो है कमीशन खा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि चाहे जो भी सच्चाई हो, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण जब होता है तभी अपराधी खुलेआम घूमते हैं। बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव ही नहीं है। लेकिन जब मैं ये चीजें कह रहा हूं
तो उसके साथ मैं ये भी कहता हूं कि अभी देखिए खनन विभाग जो है उसमें भी एक उप मुख्यमंत्री जी के अंडर में है वो, और जो कानून व्यवस्था का विभाग है वो भी दूसरे उप मुख्यमंत्री जी के अंडर में है, और जो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं वो कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो त्रिदेव है हमारे बिहार में, बिहार की सरकार के जो ये त्रिदेव है, मैं इन लोगों का सम्मान भी करता हूं और मैं इनकी बातों पर भरोसा भी करना चाहता हूं। यदि सम्राट चौधरी मैं जानता हूं, विजय सिन्हा जी को भी मैं जानता हूं, अगर ये लोग कहते हैं तो मैं भरोसा करता हूं कि ये करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कानून व्यवस्था ठीक करने में सिर्फ 3 दिन चाहिए, सिर्फ 3 दिन चाहिए यदि आपकी नियत ईमानदार हो तो। पहला काम करना है कि अपराधियों से, माफियाओं से पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण आप हटा लें, एक। और दूसरा काम होता है कि आप पुलिस को खुली छूट दे दें। और फिर जो ये चीज कह रहे हैं कुंतल कृष्ण कि फिर जो है उनको बेल नहीं मिलती है, तो फिर वो चीजें आप देखने लग जाएंगे। तो कहीं से तो देखो, तार जब जुड़ते हैं तभी कार्रवाई में कमी होती है। और खौफ है, दुस्साहस है, क्या है ये बिहार के लोग समझते होंगे। खौफ दिखता है, जब भाग रहे तो मैं कुंतल भाई की बात मान लूंगा कि वो खौफ से भाग रहे हैं, लेकिन जब वो डीएसपी की गाड़ी को ठोक देते हैं या पुलिस पिकेट पर हमला कर देते हैं तब फिर लगता है कि दुस्साहस है। तो देखो मैं ये चीजें कहता हूं। और एक चीज मैं और कहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और अन्य गठबंधन सहयोगियों की जो एनडीए की सरकार है उस पर बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कानून व्यवस्था को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, और मैं तो ये भी मानता हूं कि कानून व्यवस्था पर ही उनको इतना बड़ा मैंडेट मिला 202 सीटों का कि वो विपक्ष को ध्वस्त करते हुए आए। विपक्ष के जंगल राज का मुद्दा और हम माफिया को धूल में मिला देंगे इस बात का वादा, इन 2 चीजों ने इतना काम किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार की क्रेडिबिलिटी, कुंतल कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अब मेरे पास बहुत कम समय है क्योंकि मेरे पास कई बड़ी खबरें आ रही हैं। जल्दी से कुंतल जी आप अपनी बात को रखिएगा, बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। संक्षेप में प्लीज। हाँ संतोष भाई आप जो दिखा रहे हैं पिक्चर अभी टेलीविजन पे, आप देखें डीएसपी साहब ने अपनी टीम के साथ इस ट्रक को इंटरसेप्ट करने का कोशिश किया, और यह कानून की हनक है कि वो ड्राइवर भागा वहां से। ऐसा नहीं हो धक्का मारा, अपनी जान बचाने के लिए भागा, चूंकि उसे पता है कि बिहार पुलिस की गोली अब पैर में ही नहीं ऊपर भी लग सकती है। माफियाओं के लिए क्लियर मैसेज है। और अभिरंजन भाई आपने सही कहा, हमारे दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने खनन माफियाओं की कमर तोड़ दी है, और गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार की पुलिस की गोलियां अब अपराधियों के शरीर में कहीं भी लगने लग गई है। एजिया जी जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा, मेरे पास बहुत बड़ी खबर आ रही है। एजिया जी जल्दी से। मैं कुंतल जी से पूछना चाहती हूँ, आज 2 साल की बच्ची का औरंगाबाद में गैंग का रेप हो गया, इस पे क्या कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी? ये हॉस्टल कांड खत्म हुआ नहीं, छिटपुट घटनाएं बलात्कार की रोज रोज हो ही रही हैं, और आज ये 2 साल एजिया जी ऐसे अपराधियों का जब हर्ष हम बुरा करेंगे तो आप लोग कृपया उन अपराधियों का सपोर्ट न करें। ऐसे अपराधियों का हर्ष शिशिर जी जल्दी से, शिशिर जी 30 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा। अपराधियों का सपोर्ट करना बंद करें। आप बच्चियों को तो सुरक्षित रखिए, रोज रोज रेप, अब 2 साल की बच्ची को तो छोड़ते नहीं। पहले कहते हैं ना कि बिचौलिए खाते थे, लेकिन आज की बालू माफियाओं की कमीशनखोरी सरकार के लोग, सरकार में बैठे अफसर और नेता खा रहे हैं, यही फैक्ट है। और चूंकि डिपार्टमेंट बीजेपी के पास है इसीलिए बीजेपी को ज्यादा तिलमिलाहट है। दूसरी बात और मैं बता देना चाहता हूं, जल्दी से। सही अजय जी ने कहा कि जिस प्रकार से अभी सम्राट चौधरी जी के पुलिस की बात हो रही थी, लगातार रेप, लगातार मर्डर, हमारे यहाँ की बच्ची का जो है वो बलात्कार हुआ और हत्या हुई। यहाँ देखिए कुछ सेंसिटिव चीजों को जबरदस्ती से राजनीतिक जमला मत पहना है। मेरे पास समय बहुत कम है। अभी कुछ चीजों पे जांच चल रही है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए हर चीज का राजनीतिकरण न करें। अकबर अली जी 30 सेकंड है सिर्फ आपके पास, जल्दी से। सरकार की संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए पहले ये परंपरा रहा है अवैध खनन करने वालों का कि वो बरसात में अवैध भंडारण करते थे और करोड़ों अरबों रुपया का बालू बेचते थे। ये सरकार ने अवैध भंडारण पर जुर्माना का व्यवस्था किया है, और माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी ने, अब मैंने कहा अभी बांका में 183 करोड़ रुपया उन्होंने अवैध भंडारण पे जुर्माना किया है। अभी किशनगंज में अवैध भंडारण पे वो जांच करा रहे हैं, पटना में जांच चल रहा है अवैध भंडारण पे।
तो इससे सरकार की मंशा ये साफ होती है कि सरकार की अभिनंदन जी, मंशा closing अवैध बालू statement, please. भंडारण को बिचौलियों के हाथ भिजवाना नहीं है, बल्कि उसके रेवेन्यू को वसूल के सरकार के खाते में लाना है। सरकार के को रेवेन्यू जब मिलेगा तो इससे जनहित का कार्य होगा, ना कि वो अभिनंदन माफिया, जी। बालू माफिया, भूमाफिया के हाथों में पैसा जाएगा, ना किसी राजनीतिक षड्यंत्र करने वाले के हाथों में वो पैसा जाएगा। ये सरकार की मंशा साफ है, जो भी अवैध भंडारण है उसका पैसा सरकार को आए और अवैध भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। बनता है बिहार में तो ये दोनों ही प्रबल दावेदार हैं और बहुत संभावना है कि इन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इनकी साख का सवाल है। और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में समय लगता है, लेकिन कानून व्यवस्था यदि इरादे मजबूत हो तो केवल 3 दिन में संभाली जा सकती है। मेरे पास समय की कमी है, इसी पॉइंट पर इस डिबेट को यहीं रोकते हैं इस वक्त।